क्राइम तक में आपका स्वागत है। कानूनी कहानी में मैं पूनम शर्मा फिर आपके साथ हाजिर हूँ। कैमरे के पीछे मेरे साथ हैं सत्या राउतरे। आज की कानूनी कहानी में बात करेंगे कि हाल ही में आम आदमी पार्टी के विधायक रहे सोमनाथ भारती, जिनको जेल भेज दिया गया है, क्या वो अपनी विधायकी बचा सकते हैं? अब वो विधायक हैं या नहीं, और आगे चुनाव वो लड़ सकते हैं या नहीं? यानी कुल मिलाकर जनप्रतिनिधि कानून क्या कहता है और कौन कौन बड़े नेता अब तक इसकी चपेट में आ चुके हैं। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कोर्ट की उन बड़ी खबरों की जो आज की सुर्खियां रहीं। सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका पर आज सुनवाई करने से इनकार कर दिया है जो मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमजीत सिंह की तरफ से लगाई गई थी। दरअसल परमजीत सिंह ने ये याचिका लगाई थी कि उन्होंने कई गंभीर आरोप जो महाराष्ट्र के गृह मंत्री हैं अनिल देशमुख उन पर लगाए हैं, और जिसमें कहा गया था कि इस पूरे मामले की जो जांच है वो सीबीआई की तरफ से होनी चाहिए। साथ ही जिस तरह से उनको मुंबई के पुलिस कमिश्नर के पद से हटाया गया था उसको भी उन्होंने चैलेंज किया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरह के जो आरोप आपकी तरफ से लगाए गए हैं वो गंभीर ज़रूर हैं, लेकिन इस तरह के पूरे मामलों में सुनवाई के लिए वहाँ की हाई कोर्ट सक्षम है। इसीलिए आपको हम सुझाव दे रहे हैं कि आप हाई कोर्ट जाएं और इस याचिका को वहीं पर लगाएं। यानी कुल मिलाकर हाई कोर्ट में अब उनको अगर राहत मिल सकती है तो वहाँ याचिका वो लगा सकते हैं, वहीं वो सुनवाई से साफ होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। दूसरा मामला जो है वो है मनसुख हिरेन की हत्या से जुड़ा हुआ। मुंबई में ठाणे की जो सेशन कोर्ट है वहाँ एनआईए की तरफ से एक याचिका लगाई गई थी जिसमें कहा गया था कि मनसुख का जो मर्डर केस है वो एटीएस से उनको ट्रांसफ़र कर दिया जाए। ठाणे की सेशन कोर्ट ने आज आदेश दिया है कि एटीएस जो है वो इस पूरे मामले की जो जांच है वो अब एनआईए को तमाम जो दस्तावेज हैं उसके सौंप दे। यानी कि मनसुख की जो हत्या का मामला है वो अब एटीएस नहीं बल्कि एनआईए इस मामले की जांच करेगी। हम लोगों को पहले ही पता है जैसे कि सचिन वाजे जो हैं वो पहले ही एनआईए की तरफ से गिरफ्तार इस मामले में किए जा चुके हैं और तमाम पूछताछ उनसे इस मामले में हो चुकी है। तो कुल मिलाकर एनआईए अब न सिर्फ एंटीलिया केस में जांच करेगी बल्कि जो मनसुख हिरेन जिनकी हत्या हुई उस मामले की जांच भी अब एनआईए के पास ही होगी। तीसरी खबर है आम आदमी पार्टी के विधायक रहे सोमनाथ भारती से जुड़ी हुई। सोमनाथ भारती को कल दिल्ली की एक एमपी एमएलए की जो स्पेशल कोर्ट है उसने जो निचली अदालत है उसका फैसला बरकरार रखते हुए उनकी 2 साल की सज़ा बरकरार रखी है और उसके बाद सोमनाथ भारती को जेल भेज दिया गया। आज सोमनाथ भारती ने दिल्ली हाई कोर्ट में ज़मानत के लिए अर्जी लगाई है। दरअसल उन्हें जो जेल भेजा गया है उसके बाद अब सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा हो रहा है कि क्या वो आगे चुनाव लड़ सकते हैं और अब वो विधायक हैं या नहीं। तो कानूनी कहानी में आज हम इसी पर बात करेंगे कि हमारा जनप्रतिनिधि कानून क्या कहता है। और सोमनाथ भारती जिनको 2 साल की सज़ा हुई है, आपको थोड़ा मामला और बताना चाहूँगी। ये 2016 का मामला है। एम्स में जो वहाँ का सिक्योरिटी गार्ड था और कुछ लोगों के साथ अभद्रता और मारपीट के मामले में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी दिल्ली पुलिस की तरफ से। और इस मामले में 23 जनवरी को इसी साल जो राउज एवेन्यू कोर्ट है उसने अपना फैसला सुनाया था और 2 साल की उन्हें सज़ा दी थी। साथ ही 1 लाख रुपए का उन पर जुर्माना लगाया गया था। लेकिन उसके बाद उन्होंने इस फैसले के खिलाफ अपील की और अपील में भी कल कोर्ट ने इस फैसले को बरकरार रखा निचली अदालत के, और उसके बाद अब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा था अपील करने का, लिहाजा उनको जेल भेज दिया गया। जेल जाने के बाद अब अपील का रास्ता तो ख़त्म हो गया है उनके पास, लेकिन दूसरा एक उनके पास ऑप्शन है इस मामले में हाई कोर्ट जाने का, जो उन्होंने किया है। हाई कोर्ट में जो रिवीजन पिटिशन लगाई गई है उसमें और ख़ास तौर से जो अपील है उसमें क्या फ़र्क होता है, थोड़ा उसका आपको मैं बता देती हूँ डिफरेंस। कि अपील जब लगाई जाती है तो उसमें पूरी फाइल देखी जाती है कोर्ट की तरफ से, किस तरह के उसमें फैक्ट्स हैं, किस तरह के गवाह हैं, या फिर जैसे मारपीट का ये मामला था तो उसकी कोई ऑडियो या वीडियो रिकॉर्डिंग थी। ये तमाम चीज़ें पूरी फाइल देखने के बाद कोर्ट ये तय करता है कि जो अपील लगाई गई है उसमें किसी तरह की कोई राहत दी जा सकती है या फिर जो निचली अदालत ने फैसला लिया है वो ठीक है और उसको बरकरार रखा जाए। रिवीजन जो है उसमें लॉ की इंटरप्रिटेशन की जाती है। यानी कुल मिलाकर ये देखा जाता है कि निचली अदालत ने जो फैसला लिया है वो सबूत और गवाह
उनकी जिस तरह की कानून में व्याख्या की गई है, क्या वो सही व्याख्या है या उसमें किसी सुधार या बदलाव की ज़रूरत है। तो अब हाईकोर्ट में जो रिवीजन लगाया गया है उसमें अब सबसे मुख्य चीज़ ये देखनी होगी कि सिर्फ ज़मानत मिलती है सोमनाथ भारती को या फिर सेशन कोर्ट ने जो उनको 2 साल के लिए उनकी सज़ा बरकरार रखी है उस पर भी स्टे लगाया जाता है। और हाई कोर्ट में जो उनकी अर्जी है उस पर सुनवाई के दौरान ही अब आगे ये साफ होगा कि वो विधायक रहेंगे या नहीं और अगले 6 साल के लिए वो चुनाव लड़ने के योग्य हैं या अयोग्य। मान लीजिए हाई कोर्ट उनको ज़मानत दे देता है और सेशन कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है 2 साल की उनको जो सज़ा दी है उस पर स्टे नहीं लगाया जाता, तो फिर वो विधायक नहीं रहेंगे। विधायक जो है उसके वो अयोग्य हो जाएंगे और साथ ही 6 साल के लिए आगे चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। लेकिन अगर सोमनाथ भारती को मारपीट के इस मामले में ज़मानत देने के साथ साथ कोर्ट सेशन कोर्ट के फैसले पर भी स्टे लगा देती है हाई कोर्ट, तो फिर उनकी विधायकी बची रह जाएगी और साथ ही चुनाव लड़ने के लिए भी वो योग्य होंगे। लेकिन ज़्यादातर मामलों में देखा गया है कि इस तरह के केसेस में जो हाई कोर्ट है वो अपीलेट कोर्ट की तरफ से जो फैसले दिए जाते हैं उनको बदलती नहीं है, बल्कि जो दोषी हैं उनको ज़मानत पर रिहा कर देती है। यानी कि सोमनाथ भारती के रिहा होने की संभावनाएं तो प्रबल हैं, लेकिन इस बात की संभावना कम है कि हाई कोर्ट जो सेशन कोर्ट का फैसला है उस पर स्टे लगाए। लेकिन हाई कोर्ट में तरह तरह के मामले आते हैं और तरह तरह की चीज़ें होती हैं, तो संभव कुछ भी हो सकता है कोर्ट में, क्योंकि कोर्ट के अपने विवेक पर निर्भर करता है कि किस केस को वो किस तरह से ले रहे हैं। थोड़ा सा आपको जनप्रतिनिधि कानून 1991 के बारे में, ख़ास तौर से उन धाराओं के बारे में आपको बता देती हूँ जिनमें दोषी साबित होने पर कोई भी नेता अयोग्य हो जाता है, चाहे वो सांसद हो, विधायक हो, और न सिर्फ उसकी विधायकी या सांसदी चली जाती है बल्कि आगे भी वो चुनाव 6 साल के लिए लड़ने के अयोग्य हो जाता है। जो जनप्रतिनिधि कानून है उसकी धारा 8 के सेक्शन 3 में ये लिखा हुआ है कि किसी भी ऐसे व्यक्ति को, जनप्रतिनिधि को, अगर 2 साल या 2 साल से ऊपर की सज़ा होती है तो जिस दिन कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है उसी दिन से वो अपने पद के लिए अयोग्य हो जाता है, यानी डिस्क्वालीफाई हो जाता है, जब तक कि अपीलेट कोर्ट उस आदेश पर स्टे न लगा दे। जैसा कि सोमनाथ भारती के मामले में भी हमने देखा कि इस साल 23 जनवरी को फैसला आया और उसमें उन्हें 2 साल की कन्विक्शन हुई, 2 साल की उन्हें सज़ा सुनाई गई। लेकिन उसके बाद उन्होंने सेम कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई ज़मानत के लिए, उनको ज़मानत कोर्ट ने दे दी और उसके बाद जो उनकी विधायकी थी वो बच गई। लेकिन अपीलेट कोर्ट में जब वो गए, यानी कि जिस कोर्ट ने सबसे पहले उनको फैसला सुनाया था और ज़मानत दी थी, उसने ज़मानत देते हुए उन्हें 30 दिन का समय दिया था कि वो ऊपर की अदालत में अपील कर सकते हैं इस फैसले के ख़िलाफ़। तो जो अपीलेट कोर्ट होती है उसमें भी अगर फैसला बरकरार रहता है तो फिर वहाँ पर आपको ज़मानत नहीं मिलती है, क्योंकि सीआरपीसी के जो धारा है 389 उसमें ये कहा गया है कि रिवीज़न जो अपीलेट कोर्ट है वो अगर उस फैसले को बरकरार रखती है, निचली अदालत के फैसले को, तो फिर ऐसी सूरत में आप आगे विधायक या सांसद नहीं रह सकते हैं और उसी का नुकसान जो है वो सोमनाथ भारती को उठाना पड़ा और ऐसी अपीलेट कोर्ट जो है वो ज़मानत भी नहीं दे सकती है। यानी कि जिस कोर्ट ने कल ये फैसला सुनाया उनसे ज़मानत लेने का अधिकार नहीं था। अब सीधे सीधे जो अपील करने का राइट था वो ख़त्म हो गया था सोमनाथ भारती का और अब सिर्फ वो रिवीज़न के लिए आ सकते थे और रिवीज़न जो है वो हाई कोर्ट में लगाना होता है। अब चूँकि जो ये फैसला सुनाया गया था ये लगभग शाम के वक्त सुनाया गया था और उस वक्त हाई कोर्ट पहले से ही बंद हो चुका था, इसलिए कल सोमनाथ भारती के वकील हाई कोर्ट में अर्जी नहीं लगा पाए ज़मानत की। आज वो लगी है और इस वजह से जब तक अब हाई कोर्ट से ज़मानत नहीं मिलेगी सोमनाथ भारती को जेल में ही रहना पड़ेगा। अपीलेट कोर्ट से दोषी ठहराए जाने के बाद रिवीजन के लिए हालांकि 90 दिन का वक्त दिया जाता है, लेकिन ज़्यादातर मामलों में अगर किसी नेता को जेल हो जाती है तो संभव ही नहीं है कि वो 90 दिन का इंतज़ार करे और इसीलिए जेल जाने के दूसरे दिन के बाद ही ज़मानत अर्जी जो है वो और रिवीजन की अर्जी जो है वो सोमनाथ भारती की तरफ से दिल्ली हाई कोर्ट में लगा दी गई है। इसमें थोड़ा सा आपको ये भी बताना चाहूँगी कि जनप्रतिनिधि कानून के अलावा 2013 में
सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी एक ऐतिहासिक फैसला आया था इसको लेकर, और लिली थॉमस जो पिछले 50 साल से लगातार वकालत कर रही थी और इस तरह के सामाजिक मुद्दों को उठा रही थी, उन्होंने जनप्रतिनिधि कानून की जो धारा 8 है उसका जो सबसेक्शन 4 है उस पर सवाल खड़ा किया था, क्योंकि इस सेक्शन में ये बताया गया था कि दोषी ठहराए जाने के बाद भी कोई भी जनप्रतिनिधि अपने पद पर बरकरार रह सकता है अगर वो ऊपर की अदालत में अपील करता है। इसको असंवैधानिक करार देने के लिए उनकी तरफ से याचिका लगाई गई थी और 2003 से लेकर 2013 तक लगातार इस मामले में 10 साल जो है वो सुनवाई चली। 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा कि ये असंवैधानिक है और कोई भी जनप्रतिनिधि अगर दोषी करार दिया गया है तो फिर उसी दिन से, जिस दिन कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है, वो अयोग्य घोषित किया जाता है। क्योंकि उसके बाद भी हालांकि इसमें क्लियरिटी के लिए तमाम चीज़ें कोर्ट से पूछी गई थी, लेकिन कोर्ट ने साफ कर दिया कि अगर दोष सिद्ध हो चुका है तो ऐसी सूरत में न सिर्फ आपकी सदस्यता जाएगी बल्कि आप चुनाव लड़ने के लिए भी 6 साल तक अयोग्य रहेंगे। सोमनाथ भारती अकेले नहीं है, बहुत सारे और ऐसे नेता रहे हैं हमारी राजनीति में जो इसके शिकार हुए हैं, या कहें कि दोष उन पर साबित हुआ और उसके बाद वो चुनाव लड़ने से वंचित हो गए और साथ ही वो सांसद या विधायक के तौर पर भी अपनी सदस्यता खो चुके हैं। लालू यादव इसका ज्वलंत उदाहरण है। चारा घोटाले के कई मामलों में वो कन्विक्ट हुए और दोषी ठहराए जाने के बाद अलग अलग अदालतों ने उनको अलग अलग सज़ा सुनाई। अब सिर्फ एक ही मामले में वो कन्विक्ट नहीं हुए थे और अलग अलग मामलों की सज़ा भी अलग अलग चलेगी। 70 साल से ऊपर उनकी उम्र है और सोचिए आपके लगभग अभी 3-4 ऐसे मामले हैं जिसमें वो कन्विक्ट हुए हैं, यानी अगले 15 साल तक तो वो चुनाव नहीं लड़ सकते जब तक कि कोई भी ऊपर से अदालत जो है इस मामले में उनको बरी ना कर दे, जिसकी संभावना लगभग ना के बराबर है। और अपनी सज़ा पूरी होने के बाद फिर 6 साल उनको जो है वो चुनाव नहीं लड़ने का अधिकार रहेगा। तो ऐसी स्थिति में लगभग एक कहा जाने लगा कि लालू यादव अपने जीवन काल में शायद चुनाव लड़ ही नहीं पाएंगे। जयललिता जो है उनको भी आय से अधिक संपत्ति के मामले में जनप्रतिनिधि कानून में दोषी पाया गया और 10 साल के लिए उन पर भी चुनाव लड़ने के लिए रोक लगा दी गई थी। कई और नेता भी अलग अलग जगह के रहे हैं राज्यों के जो इसके शिकार हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का 2013 में जो फैसला आया उसके बाद सामाजिक रूप से जो है वो इसकी बहुत ज़्यादा सराहना की गई कि जो भी नेता इस तरह के हैं और उनको अगर सज़ा होती है तो फिर उन्हें पद पर बने रहने का अधिकार नहीं है। क्योंकि एक तरफ हमारे देश का कानून ये कहता है कि कोई व्यक्ति अगर जेल में है तो उसको ना तो वो वोटर के तौर पर वोट कर सकता है और ना ही वो सांसद या विधायक का चुनाव लड़ सकता है। तो अगर कोई नेता इस तरह से दोषी पाया जाता है तो वो फिर अपने पद पर कैसे बना रह सकता है। और यही तमाम चीज़ें थी जिसकी वजह से 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने जो जनप्रतिनिधि एक्ट है उसकी धारा 8 के सेक्शन 4 को असंवैधानिक घोषित कर दिया और उसके बाद से ही जो नेता हैं उनकी परेशानियां शुरू हो गई। तो आज की कानूनी कहानी में इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।